अगर मुसलमान चाहें कि हमारा अपना एक लीडर हो, तो जिस तरह जाटों ने चौधरी अजीत सिंह को, चौधरी चरण सिंह को अपना लीडर माना, दलितों ने मायावती को, अंबेडकर को अपना लीडर माना, पंडितों ने अपनी लीडरशिप के लिए लोगों को, चाहे नारायण दत्त तिवारी का नाम लें या अटल बिहारी वाजपेयी का सामने रखा, ठाकुरों ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को लीडर माना, राजनाथ सिंह को लीडर माना, तो मुसलमानों पे ऐसी कोई पाबंदी या रुकावट नहीं थी। हेलो एंड खुशामदीद, मैं हूं राजी और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। आज देश के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सालगिरह है और इस सालगिरह की मुनासिबत से जो हिंदुस्तान की सरकार है, इस वक्त भाजपा की गवर्नमेंट है, जिस तरह से उसको धूमधाम से इसको मनाना चाहिए था, क्योंकि आज़ादी के बाद सबसे पहले वो एजुकेशन मिनिस्टर रहे और एजुकेशन मिनिस्ट्री में उन्होंने काफ़ी काबिल ज़िक्र काम किया। सहाफ़ी भी थे और दर्जनों किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। उसी मुनासिबत से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने सहाफ़ी जनाब अज़ीज़ बरनी साहब। हम उनसे बात करेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में, उनके अफ़कार और नज़रियात के बारे में और सहाफ़ती ख़िदमात के बारे में भी हम उनसे सवाल करेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में। जी शुक्रिया सर। सबसे पहला मेरा सवाल कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो जर्नी है, अगर उसको आप थोड़ा डिटेल से हमारे दर्शकों को बता पाएँ तो। देखिए, 1888 में सऊदी अरब में जी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश हुई, एक तालीमी घराने में, और इब्तदा से ही जी इल्म की तरफ, मौलवियत की तरफ उनका रुझान रहा। जी ये वो दौर था जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी की जंग लड़ी जा रही जी थी। उन्होंने अपनी इदारत में अल हिलाल और अल बलाग जी रोज़नामों की अशात की, जो उस वक्त के मकबूल तरीन रोज़नामे थे। कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अंग्रेज़ हुकूमत क़तन इस हक़ में नहीं थी कि उनके अखबार जारी रहें, लिहाजा बार बार वो ज़मानत की रकम में इजाफ़ा करते रहे और उनके लिए दुश्वारियाँ खड़ी करते रहे। लेकिन अल हिलाल अल बलाग जितने दिन भी ज़िंदा रहे, उन्होंने उर्दू सहाफ़त में एक ऐसी छाप छोड़ी है कि आज भी जब कोई उर्दू जर्नलिस्ट मैदान में आता है, एक अच्छा अखबार निकालना चाहता है, एक अच्छा सहाफ़ी बनना चाहता है, तो कहीं ना कहीं उसके जहन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तस्वीर होती है और वो उनके इदारियों को सामने रखकर अपनी बात कहता है। अगर हक़ व इंसाफ और हुकूमत के दबाव में आने का जहन वो नहीं रखता है, सच्चाई और ईमानदारी से मुल्क और कौम की अपनी सहाफ़त के ज़रिए खिदमत करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उसके जहन में होते हैं। सर, आपकी ज़िंदगी में भी मौलाना आज़ाद का क्या किरदार रहा है, क्योंकि आप भी उर्दू सहाफ़त से वाबस्ता हैं और उर्दू सहाफ़त का जो ट्रेंड शुरू हुआ है उसमें कहीं ना कहीं उसको बढ़ाने में, उसके किरदार को मजबूत बनाने में और उसका कद बढ़ाने में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, मैं बेपनाह मुतासिर रहा हूँ और मुतासिर हूँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की शख्सियत से, उनकी सहाफ़त से। बल्कि शायद ये आपकी जानकारी में न हो कि लंदन में SOS यूनिवर्सिटी की प्रज्ञा देतौल ने अपनी सहाफ़त का मौजू, अपनी तहक़ीक़ का मौजू बनाया ये हिंदुस्तान में उर्दू सहाफ़त के 100 बरस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से अज़ीज़ बरनी तक, इमामुल हिंद से अज़ीज़ुल हिंद तक, ये उनकी तहक़ीक़ का मौजू था। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में उर्दू सहाफ़त के 100 बरस पर जब वो तहक़ीक़ कर रही थी, तो उसकी इब्तिदा उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सहाफ़ती ज़िंदगी से की, उनके अखबारात से की। और जब इसके अपनी तहक़ीक़ के आखिरी दौर में वो पहुँची, तो अज़ीज़ुल हिंद जो मेरे अखबार का नाम था, उसको उन्होंने मुनासिबत दी इमामुल हिंद से अज़ीज़ुल हिंद तक। तो कहीं ना कहीं तहक़ीक़ करने वालों को भी ये लगा कि अज़ीज़ बरनी की ज़िंदगी बहुत हद तक छाप मिलती है उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। हसन चिश्ती एक और जिन्होंने मुझ पर रिसर्च की, PhD अवार्ड हुई उन्हें, उन्होंने जहाँ दीगर बड़ी शख्सियतों के साथ कंपैरिजन किया, वहीं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सहाफ़ती ज़िंदगी पर भी बहुत कंपैरिजन किया और
खुद मैं जब मैदान सहाफ़त में आया तो चाहे वो पहला मेरा मैगज़ीन रहा हो परचम कुरान जिससे मैंने अपनी सहाफ़त की इब्तिदा की, उसके बाद कमेंटेटर उर्दू हिंदी हफ्तरोज़ा उसमें भी, और फिर बाद में जो हिंदुस्तान भर और हिंदुस्तान के बाहर लोगों ने जाना, ये रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा, उससे पहले सहारा मैगज़ीन, आलमी सहारा, उसमें मेरे इदारिये बहुत हद तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तर्ज तहरीर से मौजू के एतबार से मुनासबत रखते थे। बहरहाल उनकी तहरीर बहुत उम्दा थी। वो अरबी फ़ारसी के लफ्ज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, जबकि मैं अपनी तहरीर के अंदर उर्दू के साथ हिंदी लफ्ज़ों का इस्तेमाल करता था। कभी कभी इंग्लिश अल्फाज का भी मैं इस्तेमाल करता था। लेकिन हाँ, सोच के एतबार से वो भी सेकुलरिज्म के बहुत नज़दीक थे, मैं भी सेकुलरिज्म के बहुत नज़दीक रहा, आज भी सेकुलरिज्म के बहुत नज़दीक हूँ। हिंदुस्तान की पहली सरकार में वज़ीर तालीम रहे जो कांग्रेस की सरकार थी। कहीं ना कहीं कांग्रेस को परवान चढ़ाने में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का बहुत बड़ा रोल था। अगर 2004 गुजरात के बाद देखें तो जब मेरे जहन में ये था कि मुल्क को एक सेकुलर सरकार मिलना चाहिए, तो मैंने इसके लिए काफ़ी जद्दोजहद की। उसको मैंने अपनी सवाने हाथ में तफसील से लिखा है। लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि 2004 में जब वाजपेयी जी की यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दौर ख़त्म हो रहा था, तो ऐसा लगता था कि ये सरकार फिर वापस आ सकती है, यानी कम्युनलिज्म बनाम सेकुलरिज्म इलेक्शन होना था। तो इसमें मैं नरसिम्हा राव से भी मिला, शीला दीक्षित, सोनिया गांधी, अहमद पटेल, मोतीलाल वोरा, कपिल सिब्बल, इन सभी लोगों के साथ काफ़ी लंबी मुलाकातें रहीं और इलेक्शन प्लानिंग में कहीं ना कहीं रोल रहा। और फिर 2004 में एक सेकुलर सरकार बनी। दूसरी बात ये कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चाहते थे कि मुसलमान हिंदुस्तान में रहें, तकसीम वतन वो नहीं चाहते थे। और बदकिस्मती से जब तकसीम अमल में आई, उसके बाद भी जामा मस्जिद में की गई उनकी तकरीर हमेशा याद की जाती है, जब सीढ़ियों पर खड़े होकर उन्होंने उन हिंदुस्तानी मुसलमानों को पाकिस्तान की तरफ जाने से रोकते हुए कहा और बहुत मुतासिर कुन तकरीर की, जिसके नतीजे में बंधे हुए बिस्तर खोल दिए गए। ये कहा जाता है कि अपना जहन बदला और हिंदुस्तान में रह जाना कबूल किया। तो मैं आज खुद ये मानता हूँ कि वो तकसीम दरअसल हिंदुस्तान की तकसीम नहीं थी, बल्कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की तकसीम थी। ज़मीन का बंटवारा नहीं था, मुसलमानों का बंटवारा था। मुसलमानों को दो टुकड़ों में बांटने के लिए ये एक सोची समझी सियासी साजिश थी। इसलिए कि आज़ादी के बाद ये तय किया गया था कि मुल्क को चलना है डेमोक्रेटिक पैटर्न पर, जमहूरी कदरों पर, जहाँ वोट के ज़रिए फैसला होगा कि हुकूमत कौन करेगा। तो उस वक्त के हुक्मरान अंग्रेज़ों के जाने के बाद इसमें अंग्रेज़ों की साजिश भी शामिल हो सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुज़ाहमत अगर किसी ने की, उनकी सरकार को गिराने में अहम रोल अदा किया, तो वो मुसलमान थे, मुस्लिम सहाफ़ी थे। जंग आज़ादी में 1857 से 1947 तक उनका बड़ा किरदार था। लिहाजा लॉर्ड माउंट बेकन जो उस वक्त वो हिंदुस्तान के अंदर थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, कहीं ना कहीं उनकी जहनियत ये हो सकता है रही हो कि मुसलमानों को बांटने का एक बहुत बड़ा मौका है कि पाकिस्तान के नाम पर एक ज़मीन दे दी जाए और इसका ठीकरा मोहम्मद अली जिन्ना के सर पे फोड़ दिया जाए। वरना आज अगर कश्मीर की आज़ादी की बात लगातार किए जाने के बावजूद ये कश्मीर एक अलहदा रियासत की शक्ल में अमल में नहीं आया, जबकि 1947 की अगर आप बात करें तो कश्मीर एक सरहदी रियासत थी। वो पाकिस्तान में शामिल होगा या हिंदुस्तान में शामिल होगा, ये फैसला उस वक्त वहाँ के रहने वालों पर छोड़ दिया गया था। और 3 अलग अलग बातों को लेकर ये हुआ था कि ज़र मुबादला यानी करेंसी इंडिया की होगी, डिफेंस इंडिया का होगा, क्योंकि कबालियों ने कश्मीर पर हमला किया था। और तीसरी बात ये थी कि सड़क का जो निज़ाम है वो हिंदुस्तान की हुकूमत का होगा, और जब पुरअमन हालात होंगे तो कश्मीरियों को ये फैसला करने का मौका होगा कि उनको क्या फ़ैसला करना है। बाद में सूरत हाल बदली और फिर कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बना और आज भी हिंदुस्तान का हिस्सा है।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उस वक्त हैदराबाद भी एक रियासत थी जो हिंदुस्तान के अंदर शामिल नहीं होना चाहती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये कारनामा था कि हैदराबाद हिंदुस्तान के अंदर शामिल हुआ। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बंटवारा नहीं चाहते थे, क्योंकि इस बंटवारे में जो ऊपरी सतह का मुसलमान था, तालीम याफ्ता था, जिसके पास इक़्तिसादियत की कमी नहीं थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, वो पाकिस्तान चला गया और हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान रह गया वो मुकाबलतन पिछड़ा मुसलमान था। साथ ही उसके दामन पर एक बहुत बड़ा दाग था तकसीम का। तो उसे 15-20 बरस तो इसी दाग का सामना करना पड़ा कि मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि हिंदुस्तान का बंटवारा हो, बाअल्फाज़े दिगर मुसलमान चाहते थे कि हिंदुस्तान का बंटवारा हो, जबकि मुसलमान इसके अंदर कहीं भी नहीं था। तो ये बात समझी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बहुत अच्छी तरह से, और इसी बात को सामने रखा कि आने वाले कल में हिंदुस्तान के मुसलमान को इस बात का एहसास होगा कि ये तकसीम उसके दामन पर एक बहुत बड़ा दाग है। इससे जुड़कर दो सवाल बनते हैं। जैसे आपने मौलाना आज़ाद के सहाफ़ती सफ़र का जिक्र किया और मौलाना आज़ाद के सियासी सफ़र का भी जिक्र किया और तक़सीम वतन की भी बात की। इससे जुड़कर ये सवाल बनता है कि मौलाना आज़ाद के दौर में जो उर्दू सहाफ़त का जो ज़रनी दौर था, जो आप तक चला, अब वो सहाफ़त का दौर उर्दू में ख़ास तौर पर वो क्यों नहीं देखा जा रहा है और उसमें इस तरह की कमी क्यों आ गई है? देखिए, ये हिम्मत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की थी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की थी, मौलाना हसरत मोहानी की थी कि वो अंग्रेज़ों के दौर में उर्दू सहाफ़त के मार्फत हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े रहे और आज़ादी की जंग लड़ते रहे। आज कहीं ना कहीं ये बदलाव देखने को मिल रहा है कि वो आज़ादी जो उस वक्त उन्होंने अपने अंदर महसूस की, आज का सहाफ़ी भी अगर चाहे तो उस आज़ादी को महसूस कर सकता है। लेकिन फिर भी ये देखना होगा कि बात सिर्फ उर्दू सहाफ़ी की नहीं है, वो अंग्रेज़ी की सहाफ़त हो, हिंदी की सहाफ़त हो, इलाकाई ज़बानों की सहाफ़त हो या टेलीविज़न की सहाफ़त हो, वो बहुत हद तक सरकारों के ख़िलाफ़, मैं सिर्फ आज की सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, आज से पहले की सरकार भी जो थी वो सरकारों के ख़िलाफ़ जाने का जहन नहीं रखती, वो अपने तौर पर उनके खिलाफ जाने का जहन नहीं रखती या कहीं ना कहीं से उस दबाव को महसूस करती है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के इदारत से की जिम्मेदारियाँ मैंने संभाली 1991 में और 2012 तक मैं उसमें शामिल रहा। 2011 तक अमली तौर पर आप कह सकते हैं, क्योंकि 22 नवंबर 2011 को वो लेटर जो मेरा ट्रांसफ़र था रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से सहारा इंडिया परिवार की एक दूसरी कंपनी में कॉरपोरेट रिलेशन में, जहां मैं कभी नहीं गया, और उसके बाद 2012 15 जून को मेरा रिटायरमेंट अमल में आया। लेकिन एक हसीन इत्तेफाक ये है कि 11 नवंबर 2011 मेरी ज़िंदगी की वो तारीख़ है जिसे मैं अपनी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट कह सकता हूँ। उस दिन 2011 में 11 नवंबर को मुझे नूह में तकरीर करना थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश के ताल्लुक़ से। कपिल सिब्बल HRD मिनिस्टर थे, मीरा कुमार लोकसभा की स्पीकर थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था जो चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के। उसके साथ ही मुझे उसी दिन दरगाह अजमेर शरीफ के लिए जाना था। रात में यानी 10 नवंबर की रात में दिग्विजय सिंह का फ़ोन मेरे पास आया कि राहुल गांधी आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने उनको कहा कि मैं तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक सुबह निकल रहा हूँ नूह के लिए और वहीं से मैं अजमेर के लिए। तो बोले प्रोग्राम में थोड़ी सी तब्दीली कर लें, तकरीर तो आप करते रहे हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की शख्सियत पर लिखते भी रहे हैं, आप राहुल जी से इस मुलाकात के बाद अजमेर चले जाएँ। फिर यही हुआ, मैं कुछ वक्त के लिए मिनिस्ट्री के ऑफिस में शास्त्री भवन में बैठा, अपने प्रोग्राम की तब्दीली से आगाह किया और उसके बाद में राहुल गांधी से मिलने के लिए गया। राहुल गांधी से जो मेरी मुलाकात रही तकरीबन पौन घंटे की, उसमें कई मौज़ूआत पर गुफ्तगू थी, जिसमें आने वाले इलेक्शन में मेरे रोल को लेकर भी बातचीत की गई और किस राष्ट्रीय सहारा यानी मीडिया किस तरह से एक अच्छा रोल
प्ले कर सकता है, चूँकि 2004 और 2009 में रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के लिए अहम रोल अदा किया था। लेकिन ये मुलाकात कांग्रेस में जिम्मेदार ओहदों पर बैठे हुए लोगों को पसंद नहीं है। उन्हें कहीं ना कहीं लगता था कि अगर राहुल गांधी सरकार में अहम जिम्मेदारी पर होंगे, या सीधे कहूँ तो मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे या पार्टी के प्रेसिडेंट होंगे, तो जो इख्तियारात उनके पास आज हैं जो उस वक्त के थे, सीधे कहा जाए तो अहमद पटेल उस वक्त हाईकमान में सबसे अहम रोल अदा कर रहे थे। तो उनको ये लगा कि अगर राहुल गांधी पार्टी प्रेसिडेंट होंगे या प्राइम मिनिस्टर होंगे तो जिस तरह पार्टी पर और हुकूमत पर उनका कब्जा है नहीं रहेगा, लिहाजा कहीं ना कहीं वो वजह बने मेरे सहारा इंडिया परिवार से, उर्दू सहारा से अलग होने के। हाँ, ये अलग बात है कि संघ परिवार भी नहीं चाहता रहा होगा कि मैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा का हिस्सा रहूं, उसकी इदारत संभालता रहूं, क्योंकि नज़रियाती इख्तलाफ जग जाहिर था उनका मेरा। लेकिन अमली तौर पर वो शख्स था तो अहमद पटेल थे, जिन्होंने राहुल गांधी को एक कांग्रेस की बड़ी ताकत की शक्ल में सामने न आने देने में ये रुकावट पैदा करने के लिए जो लोग भी राहुल गांधी को वजीर आजम देखना चाहते थे या पार्टी प्रेसिडेंट देखना चाहते थे, उन्हें हाशिए पे रखने की कोशिश की। उनमें पहला नाम दिग्विजय सिंह का था, जो उस वक्त उत्तर प्रदेश के इंचार्ज भी थे, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, जनार्दन द्विवेदी, अंबिका सोनी, ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे जो कहीं ना कहीं बहुत नज़दीक थे। ऑस्कर फर्नांडिस, ये सब लोग थे जो राहुल गांधी के हक़ में थे और अहमद पटेल साहब को ये बात नापसंद थी। तो ये इस तारीख के मुनासबत से जो कुछ मेरे जहन में था वो मैंने आपके सामने रखा। हालांकि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और मैं HRD मिनिस्ट्री में यानी वज़ारत तालीम में हुकूमत हिंद में एडवाइज़र रहा जी। और मुझे एडवाइज़र रहने के नाते अक़लियतों की तालीम के लिए, उर्दू की फलाह बहबूदगी के लिए काम करने का एक मौका था। कुछ हद तक मैंने किया भी। जो NCPOL का जरीदा निकलता है उर्दू दुनिया, उसकी शक्ल को तब्दील किया, उसकी इदारत में मैंने काफ़ी दिलचस्पी ली। लेकिन यहाँ फिर वही बदकिस्मती कि जिन वजूहात की बिना पर मुझे सहारा से अलग होने लगा, जब लगा ये कि मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर बहैसियत सलाहकार बहुत कुछ करने का इरादा रखता हूँ या करने जा रहा हूँ, तो कपिल सिब्बल जो HRD मिनिस्टर थे, जिनके साथ मैं एडवाइज़र था, उनको HRD मिनिस्ट्री से हटाकर टेलीकॉम मिनिस्ट्री में भेज दिया गया। और जाहिर है कि जैसे मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी सहारा इंडिया परिवार के कॉरपोरेट रिलेशन में, सहारा उर्दू को छोड़कर, इसी तरह HRD मिनिस्ट्री को छोड़कर टेलीकॉम मिनिस्ट्री में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लिहाजा ये सिलसिला भी वहीं तक रुक गया। जी सर, आपने जो पहली बात कही उसमें दो चीज़ों का जिक्र किया था। एक तो उर्दू सहाफ़त के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सफ़र की बात की थी और उनके खिदमात का तस्करा किया था, दूसरी तरफ उनकी सियासत का भी आपने तस्करा किया था। मैंने बहुत सारे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल के इंटरव्यूज़ किए और उनसे जानना चाहा तो वो तक़सीम वतन के बाद मुसलमानों की लीडरशिप हिंदुस्तान में ना उभर पाने का जिम्मेदार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मानते हैं। और वो ये कहते हैं कि चूंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के साथ मिले हुए थे और वो मुसलमानों को नई लीडरशिप ना बनाकर मुसलमानों को कांग्रेस में जम होकर अपनी लीडरशिप का ख्वाब दिखा रहे थे। ये कुछ लोगों का नज़रिया है और किसका नज़रिया क्या है इस पर मैं तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मुस्लिम क़यादत के मामले में, लीडरशिप उभरने न देने के मामले में ज़िम्मेदार कतई नहीं मानता हूँ। मुसलमान खुद इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। अगर वो अपना लीडर किसी को बनाना चाहते हैं तो वो बनाते हैं। और उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर आज़म खां को मुस्लिम क़यादत की जिम्मेदारियाँ संभाली और वो लंबे अरसे तक मुलायम सिंह यादव की कैबिनेट के अंदर नंबर 2 मिनिस्टर रहे। आज अगर देखा जाए तो सुल्तान सलाउद्दीन के बेटे असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों का एक बड़ा तबका
मुसलमानों के लीडर की शक्ल में देखता है। सीके जाफ़र शरीफ बहुत लंबे अरसे तक जब वज़ीर रेलवे थे तो मुसलमानों की क़यादत करते रहे। अब्दुर्रहमान अंतुले जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, अक़लियती उमूर के वज़ीर थे, उनका बहुत बड़ा रोल था, वो मुसलमानों के लीडर थे। तो ऐसा नहीं है कि अगर मुसलमान चाहें कि हमारा अपना एक लीडर हो, तो जिस तरह जाटों ने चौधरी अजीत सिंह को, चौधरी चरण सिंह को अपना लीडर माना, दलितों ने मायावती को, अंबेडकर को अपना लीडर माना, पंडितों ने अपनी लीडरशिप के लिए लोगों को, चाहे नारायण दत्त तिवारी का नाम लें या अटल बिहारी वाजपेयी का सामने रखा, ठाकुरों ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को लीडर माना, राजनाथ सिंह को लीडर माना, तो मुसलमानों पे ऐसी कोई पाबंदी या रुकावट नहीं थी कि वो अपने लीडर का इंतखाब नहीं कर पाते। तो इसके लिए सियासत को जिम्मेदार क्यों ठहराया जाए? कांग्रेस ने मुसलमानों को कई बड़े मुस्लिम लीडर दिए हैं। सलमान खुर्शीद जो वज़ीर क़ानून रहे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रहे, वो मुसलमानों में नुमाया नाम थे। गुलाम नबी आज़ाद लंबे अरसे तक मुसलमानों की सियासत करते रहे, भले ही उनका ताल्लुक कश्मीर से रहा। प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज वाहिद नाम है, जिसकी एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। तो ऐसा नहीं कह सकते कि मुसलमानों, अगर जिन लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ, प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज को अगर हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों ने ये मान लिया होता कि अकेला ये एक शख्स है जिसने अपने एक वोट से एक कम्युनल सरकार को गिरा दिया, तो वो उनके पीछे जा सकते थे। लेकिन आज वो कश्मीर में किस हालत में हैं, वो जैसे मुझे जानकारी मिली है, अब शायद वो आराम से बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो ये बदकिस्मती है। इसी घर में उन्होंने मुझसे बैठकर कहा था, जब उर्दू सहाफ़त से किनारा कशी का दौर आया था राष्ट्रीय सहारा से, तो सैफुद्दीन साहब ने मुझसे कहा कि बरनी साहब, किसी के बातों में मत आइएगा, लोग आपके पीछे आज जो दिखाई दे रहे हैं कल नहीं होंगे। इसका अमली तजुर्बा मैंने अपने ऊपर करके देख लिया है। लोग वक्त के साथ होते हैं, शख्सियत के साथ नहीं होते हैं। जी सर, इसी से जुड़ के एक सवाल लास्ट बनता है कि मुसलमानों की लीडरशिप ना उभरने का अगर मौलाना आज़ाद को जिम्मेदार, जो बहुत सारे लोग कहते हैं, नहीं माना जा रहा है, तो फिर जिम्मेदारी है किसकी, या क्या वजूहात उसकी हैं जिसकी बुनियाद पर मुसलमान लीडरशिप नहीं उभर सकी? जैसे आप तज़किरा कर रहे थे कि सलमान खुर्शीद और गुलाम नबी आज़ाद और आज़म खां, तमाम लोगों का, तो इनका मामला तो ये है कि एक किसी लीडरशिप के अंडर में एक मिनिस्टर बन के ये रह रहे हैं, लेकिन लीडरशिप इनकी नहीं, क़यादत दूसरे की है, उसके अंडर में एक मिनिस्ट्री इनकी है। क़यादत की बात यहाँ पर हो रही सर। देखिए, आपने शायद मेरी बात को पूरी तवज्जो से नहीं सुना, या मैं अपनी बात उस तरह कह नहीं पाया कि आप उसे समझ लेते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अपनी कोई पार्टी नहीं थी, वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में मिनिस्टर थे। अगर आप सलमान खुर्शीद को ये कहते हैं कि वो कैबिनेट में मिनिस्टर थे, उनकी अपनी पार्टी नहीं थी, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की भी पार्टी नहीं थी। मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी थी। और अगर मुसलमानों की बात करें तो आसाम के अंदर बदरुद्दीन अजमल की अपनी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में अयूब अंसारी ने अपनी पार्टी बनाई है। लेकिन कौमी सतह पर जब लोग, दूसरे लोग भी मुसलमानों के अलावा आपके साथ आए तो कद आपका ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अब मुसलमान तो कम से कम साथ आते, वो आज़म खां के साथ कभी पूरी तरह से नहीं आए। मायावती ने जब चाहा मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करके उनके वोट को तकसीम किया। कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट की तरफ भी और कांग्रेस के सेकुलरिज्म की तरफ भी आते रहे। तो मुसलमान तो कल भी डिवाइड था, आज़ादी के पहले आज़ादी के वक्त भी डिवाइड था, आज भी डिवाइड है। वो नज़रियात के तौर पर हो या हालात के तौर पर हो या वजूहात के तौर पर हो, ये एक बड़ा मौजू है जिस पर तफसीली गुफ्तगू की जा सकती है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे मशहूर सहाफ़ी अज़ीज़ बरनी साहब, जिन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सहाफ़ती किरदार, उनकी मिनिस्ट्री एजुकेशन को लेकर और उनके सहाफ़ती किरदार और सियासी किरदार को लेकर खुलकर और तफसील से गुफ्तगू की, और हिंदुस्तान में मुसलमानों की क़यादत क्यों नहीं है, इस पर भी इन्होंने हमसे खुलकर बात की। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।